हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। एंड देन हमारा जो टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट का वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड। यानी कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो कौन है, किसको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोल रहे हैं। सो स्पेशल नीड वाले बच्चे वो हैं जिनको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती है अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने स्कूल में कुछ इनफ वर्क करने में वो अनेबल होते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती है। अब चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इमोशनली हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है। तो जिनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं। यानी कि उन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड है। कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको डिसेबिलिटी होती है किसी ना किसी तरह से, उनको स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, जीनियस होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको हम स्पेशल नीड चिल्ड्रंस बोलते हैं। फिर आता है चिल्ड्रन हु आर एब्यूज्ड एंड नेग्लेक्टेड, जिन बच्चों को समाज ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, उनको स्पेशल एफर्ट की नीड होती है। अब हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे उन बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। शताब्दी से पहले अपंग बालकों को स्वीकार ना करने और दया की भावना से देखने के तथा पृथक्करण के संकेत मिलते हैं। इसका मतलब ये है बिफोर 19th सेंचुरी जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते थे, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे थे, उनको जो हमारा समाज है वो एक्सेप्ट नहीं करता था और उनको लाइक सिंपैथी की भावना से, दया की भावना से उनको देखते थे। और तो हम जब 19th सेंचुरी से पहले की बात करते हैं तो जो बाधित बच्चे होते थे जिन्हें किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती थी और शिक्षा के प्रति अलगाव के संकेत मिलते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल ही शिक्षा से अलग कर दिया जाता था, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था पहले। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा आता है 19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा यूरोप में अपंग बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु क्रमबद्ध प्रयास किए गए। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी जो जड़ें कहीं ना कहीं आ रही है, ऑरिजिनेटेड जिसका जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका से आ रहा है। हमारे भारत में तभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप से आया कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो एजुकेशन थी वो सबसे पहले यूरोप में विकसित हुई या सबसे पहले अमेरिका में हुई। ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है और इसका सिर्फ एक ही यानी कि सबसे पहले जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे उनके लिए जो प्रयास, उनकी शिक्षा के लिए जो प्रयास थे वो पहले यूरोप में हुए, उसके बाद अमेरिका में उसके लिए प्रयास हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कुछ अमेरिका के विशेषज्ञ अपंग बालकों के शिक्षण के लिए ज्ञान प्राप्त करने जो यूरोप जाया करते थे। अब क्योंकि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने जो डिसेबल चिल्ड्रन थे उनकी जो एजुकेशन थी, उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन थी उस पर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो अमेरिका के कुछ विशेषज्ञ थे वो भी यूरोप में जो डिसेबल चिल्ड्रन थे उनकी एजुकेशन पे रिसर्च करने के लिए जाते थे। यूरोप के विशेषज्ञ मानसिक मंदित बालकों के बारे में अधिक विचारशील थे। यानी कि जो यूरोप के विशेषज्ञ थे उन्होंने जो काम किया वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में किया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है समावेशी शिक्षा के इतिहास में यूरोप के प्रयास अच्छे और अमेरिका के प्रयासशील होने के संकेत मिलते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन यूरोप। यानी कि जो यूरोप था उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हमें इसमें फैक्ट एक्चुअली ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है कि जो इटार्ड हैं उनको इंस्ट्रक्शनल मेथड का फादर भी माना जाता है और जो हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका भी फादर इटार्ड को ही माना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं
इटार्ड प्रथम व्यक्ति था जिसने समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के लिए प्रारंभ की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विक्टर नामक 11 वर्षीय जंगली बालक की शिक्षा के बारे में इटार्ड ने निश्चय किया। एक बच्चा था विक्टर नाम का जो सिर्फ 11 साल का था। अब जंगली इस बच्चे को क्यों कह रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो इटार्ड थे उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं विक्टर नाम के बच्चे पे और उसकी शिक्षा पे काम करूँगा। तो जब वो बच्चा 3-4 साल का ही था तभी उस बच्चे को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। और जिस समय इस बच्चे को उन्होंने पकड़ा और जब फिर से उन्होंने इस बच्चे को जंगल से पकड़ा तो उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसका रूप, उसका रंग, उसकी आकृति पशुओं के समान हो गई थी। उसका बिल्कुल ऐसा जो उस बच्चे का डेवलपमेंट था वो बिल्कुल पशुओं की तरह हुआ था, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट एज थी जिसमें उसका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना था वो पशुओं के साथ जंगल में बीती हुई थी। वो पशुओं के साथ जंगल में गुजरी, तो उसी हिसाब से उसका जो बिहेवियर है, उसका जो खाना पीना, उसका जो रहन सहन, उसकी आकृति, उसकी वेश, उसकी भूषा, सब कुछ पशुओं के समान हो गई। एक मोगली करके मूवी भी थी, उसमें भी एक बच्चा जैसे देखते हैं हम, वो उसको एक जैसे मोगली मूवी थी और उसको हम देखते हैं कि वो बच्चा जंगल में रहता है तो उसका बिहेवियर भी बिल्कुल पशुओं की तरह हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये विक्टर नाम का बच्चा था जिसका पूरा बिहेवियर पशुओं की तरह हो गया था। वह खाने को गंध सूख कर चुनता था। जैसे पशु होते हैं कि कुछ भी हम उनके सामने डालते हैं तो सबसे पहले वो खाने को सूंघते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये खाना खाने लायक है या नहीं है, उनको पसंद है या नहीं। तो उसी प्रकार से उस बच्चे का हाल हो गया था। उसके बाद इटार्ड उसे सामान्य तो नहीं बना सका, लेकिन उसने बालक के व्यवहार में व्यवस्थित शिक्षण के आधार पर सुधार किया और विकास किया। इसका मतलब ये है कि जो डिसेबल बच्चा है उसको पूरी तरह से नॉर्मल बच्चा नहीं बनाया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता, बट उसका जो बिहेवियर है उसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि वो अपने लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं उनके सामने, बच्चों के सामने, वो उनको डील कर पाएँ और वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। उतना हम उस बच्चे को कर सकते हैं। वही इटार्ड ने उसको करा कि उसके जो बिहेवियर में शिक्षा की वजह से कुछ सुधार कर दिया, कुछ विकास कर दिया, बट उसको पूरी तरह सामान्य बच्चा नहीं बना सका। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इटार्ड के कार्यों से प्रेरणा पाकर सेंग्वियन नामक विशेषज्ञ ने 1837 में पेरिस में मानसिक मंदितों के लिए एक शिक्षण संस्था की स्थापना की। एक और विशेषज्ञ थे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ये 9 नहीं है एक्चुअली, ये 19 है। 19वीं शताब्दी के मध्य इन दोनों विशेषज्ञ तथा इनके उत्तराधिकारियों के द्वारा किए गए शोधों ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र को आज की परिस्थितियों में पहुंचा दिया। यानी कि ये दोनों जो विशेषज्ञ थे, सेंग्वियन और इटार्ड, और इनके उत्तराधिकारी यानी कि इनके पीछे जिन्होंने भी काम किया हो सकते हैं, उनके द्वारा जो रिसर्च की गई थी उनकी वजह से ही समावेशी शिक्षा आज इस हद तक पहुंची है। आज समावेशी शिक्षा का जो स्कोप है आज इतना है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन अमेरिका। वो जो पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी वो थी यूरोप की, कि यूरोप में किस प्रकार से जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका विकास हुआ। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे अमेरिका कि अमेरिका में जो समावेशी शिक्षा है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो अंधे बालकों की शिक्षा में लुई ब्रेल का बहुत बड़ा योगदान है। बचपन में ही जब एक इनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जब अपने फादर के किसी टूल के साथ खेल रहे थे और वो टूल इनकी आंख में लग गया था और उससे इनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई थी पूरी तरह से। तब इन्होंने, क्योंकि इनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तब इन्होंने एक रास्ता निकाला और एक लिपि का निर्माण करा। उस लिपि में ये होता है कि कोई भी कठोर सतह होती है और उस पर 6 पॉइंट उभरे हुए होते हैं। उनको मतलब टच कर करके बच्चा देख तो सकता नहीं, तो उनको टच करके बच्चा पढ़ता है। तो ये लुई ब्रेल थे
फिर सेकंड हमने लिखा है सैमुअल ग्रिडले होवे। ये अमेरिका के फर्स्ट फिजिशियन थे जिसने दृष्टिहीन जो अंधे बच्चे थे और बधिर यानी जो सुन नहीं सकते थे, उनकी शिक्षा में रुचि ली। प्रारंभिक कार्यों का विकास यूरोप में हुआ। उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लुई ब्रेल की। दूसरा सैमुअल ग्रिडले होवे की बात मैंने कर ली है, एन सुलिवन की बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। क्या की एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे कमीशंस आए। उसमें से एक कमीशन था जो बहुत ही मेन था, और मेन काम जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उस पर भी उसी कमीशन ने किया, जिसका नाम था कुठारी कमीशन। तो कुठारी कमीशन जो है प्राइमरी एजुकेशन है, अगर उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, तो बच्चों की समावेशी शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल नॉर्मल बच्चों के पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। जो सभी तरीके के बच्चे हैं, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड है चाहे वो एबल चाइल्ड है, दोनों के ही पढ़ने से काम चलेगा, और तभी जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होगी। सेकंड पॉइंट फिर हमारा आता है, हमारे संविधान में प्रत्येक बालक की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो सभी के लिए आवश्यक है। परंतु अधिकांश ऐसे समूह के बालक या तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं लेते या किसी कारणवश शिक्षा को अधूरी छोड़ देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 45 में बोला गया है बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, उनके लिए बोला गया है कि 6 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। बट मोस्टली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चों का ग्रुप है, या तो वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेता है, या फिर किसी ना किसी मजबूरी की वजह से क्लास को बीच में ही छोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, सामान्य स्कूल में बाधित बालकों की एक साथ शिक्षा कोठारी कमीशन की घोषणा से मानी जाती है। यानी कि जो इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन का विकास है, वो कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन ने ही उस चीज़ पे मोहर लगाई थी। कोठारी कमीशन ने ही जो बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे हैं, उनको साथ में शिक्षा देने की बात कही थी। और जो सामान्य स्कूल हैं उनमें भी बाधित बालकों, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, कोठारी कमीशन ने ही उस चीज़ की घोषणा की थी। अब 1986 में NEP ने भी यही बात बोली थी कि जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, या किसी भी तरह से जो बच्चे डिसेबल हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन सबको साथ में शिक्षा दी जानी चाहिए। POV 1992 का भी यही कहना है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी एजुकेशन स्पेशल स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। उनकी जो एजुकेशन है वो भी, जो विकलांग बच्चे हैं, वो उनके प्रति कोई भी दयालुता का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि समानता का भाव रखना चाहिए कि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह रह सकते हैं, ये भी डिपेंडेंट बन सकते हैं, ये भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और ये भी अपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकते हैं। और उसी तरह से हमें उन बच्चों को तैयार करना है ताकि वो आगे के लिए रेडी रहें अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने के लिए। नेक्स्ट, अब उन्हें समर्थन और अवसर प्रदान करने और अधिकारों की बात हो रही है। वही मैंने बोला कि अब उन्हें दयालुता और सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें भी समानता दी जाए, उनके भी अधिकारों का हनन ना किया जाए, उनको भी अधिकार समान दिए जाएं। में समावेशी शिक्षा का बहुत बड़ा स्कोप है। हर तरीके के बच्चे के लिए एजुकेशन है, जो चाहे वो पढ़ सकता है, जो नॉर्मल स्कूल में चाहे वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है। कोई भी स्कूल वाला मना नहीं कर सकता कि हम इस बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। तो कंक्लूजन इसका ये है, वहाँ से आते हुए वो भारत में आती है। भारत के कुछ कमीशंस आए जिन्होंने समावेशी शिक्षा पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए और उनको देश में लागू किया, और उसी की वजह से आज हमारा देश भी समावेशी शिक्षा को बहुत हद तक अचीव कर चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है हमारा फर्स्ट यूनिट का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।